अच्छा, तो पाकिस्तान में माहौल को कैसे महफूज रखा जाता है? इसके पीछे ना एक काफ़ी पेचीदा लेकिन बहुत ही मुनज़्ज़म निज़ाम काम करता है। तो आइए आज इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं, जो पॉलिसी बनाने से लेकर उस पर अमल दरामद तक हर पहलू को कवर करता है। पाकिस्तान के माहौलियाती कवानीन की रूह को अगर समझना हो ना, तो बलूचिस्तान हुकूमत का ये कौल सबसे बेहतरीन है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई, समाजी, कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि समझे कि ये इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है। हम इस पूरे निज़ाम को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसका कानूनी ढांचा, फिर पॉलिसी बनाने वाली काउंसिल्स जिन्हें हम आर्किटेक्ट्स कहेंगे, उसके बाद अमल दरामद करने वाली एजेंसियां यानी ग्राउंड करो, फिर तनाज़ुआत को हल करने वाले ट्राइब्यूनल्स और आखिर में सबसे अहम कि ये कवानीन नाफिज कैसे होते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ज़ाहिर है पहले हिस्से से, यानी तहफ़्फ़ुज़ के फ्रेमवर्क और माहौलियाती गवर्नेंस की कानूनी बुनियादों से। देखें, पाकिस्तान में माहौलियाती कवानीन का सफ़र कोई एक दिन में तय नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 1973 के आइन से होती है, जब पहली बार माहौलियाती आलूदगी के लफ्ज़ को तस्लीम किया गया। फिर 1983 में एक ऑर्डिनेंस आया, एक इब्तिदाई कोशिश, लेकिन जो असल गेम चेंजर था ना, वो था 1997 का एक्ट। इसी ने पहली बार एक मुकम्मल और जामा कौमी निज़ाम की बुनियाद रखी। तो ये जो 1997 का एक्ट है ना, यही वो मरकज़ी कानून है जिसका हम आज जायज़ा ले रहे हैं। इसी एक्ट ने पूरे मुल्क में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इसकी बका और पायदार तरक्की के लिए एक बुनियादी ढांचा और सारे इदारे कायम किए। अच्छा, तो ये कानून असल में लड़ किस चीज़ से रहे हैं? कानून की नज़र में आलूदगी का मतलब सिर्फ धुआं या गंदा पानी नहीं है। इसकी तारीफ बहुत वसी है। मतलब हवा, पानी या ज़मीन में कोई भी ऐसी चीज़ जो एक मुकर्ररा हद से ज़्यादा हो और इंसानों या कुदरती माहौल के लिए नुकसानदेह हो। और ये वसी तारीफ बहुत अहम है, क्योंकि इसी की वजह से हुकूमत को हर किस्म के माहौलियाती ख़तरे पर एक्शन लेने का इख्तियार मिलता है। तो कानून तो बन गया, लेकिन इसकी हिकमत अमली कौन बनाएगा? यहाँ एंट्री होती है इस निज़ाम के मेमारों की, यानी दी आर्किटेक्ट्स, जो कौमी और सूबाई सतह पर पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ काउंसिल्स हैं, ये विफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर काम करती हैं। इनका बुनियादी काम है माहौलियाती पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना और उसकी निगरानी करना। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे निज़ाम का दिमाग हैं। अब ज़रा इन काउंसिल्स की साख्त देखें कि उनमें कौन कौन बैठता है। विफाकी काउंसिल के सरबराह खुद वज़ीर आज़म हैं और सूबाई काउंसिल के वज़ीर आला। इसका मतलब ये है कि माहौलियाती पॉलिसी को मुल्क की सबसे आला क़यादत की हिमायत हासिल है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ सरकारी एहलकार नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शामिल हैं, ताकि जो भी फैसले हों वो सबकी मुशावरत से हों। चलें जी, पॉलिसी तो बन गई। अब इसे अमली जामा कौन पहनाएगा? यहाँ ज़मीनी अमले यानी ग्राउंड क्रू का किरदार आता है, जो पॉलिसी को एक्शन में बदलता है। ये हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसियाँ यानी EPAs। ये बुनियादी निफाज करने वाले इदारे हैं। इनकी जिम्मेदारी सीधी सादी है, काउंसिल्स की बनाई हुई पॉलिसियों और कवानीन पर अमल दरामद करवाना। इन एजेंसियों के इख्तियारात बहुत वसी हैं। मतलब ये एक तरफ फील्ड में जाकर इंस्पेक्शन करती हैं, डेटा इकट्ठा करती हैं, तो दूसरी तरफ कानून तोड़ने वालों को नोटिस जारी करने से लेकर सीधी कानूनी कार्रवाई तक कर सकती हैं। यानी ये एक ही वक्त में साइंसदान, इंस्पेक्टर और वकील सबका किरदार अदा करती हैं। और हाँ, किसी भी नए प्रोजेक्ट को माहौल की कसौटी पर परखने के बाद ही मंजूरी देती हैं। तो ये एजेंसियां कानून नाफिज कैसे करती हैं? इसका अमल बहुत सीधा और मंतकी है। सबसे पहले वो फैक्ट्रियों और प्रोजेक्ट्स का मुआयना करके डाटा इकट्ठा करती हैं। फिर इस डाटा को कौमी मेयार से मिलाया जाता है। अगर कोई खिलाफ वर्जी नजर आए तो पहले नोटिस दिया जाता है, और अगर बात फिर भी ना बने तो मामला सीधा माहौलियाती ट्रिब्यूनल में चला जाता है। अच्छा, जब एजेंसियां किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं तो फैसला कौन करता है? यहाँ आते हैं इस खेल के रेफरीज, यानी माहौलियाती ट्रिब्यूनल्स, जो तनाज़ुआत का फैसला करते हैं। माहौलियाती ट्राइब्यूनल्स दरअसल खुसूसी अदालतें हैं जो माहौलियाती मुकद्दमात को जल्दी और मौसर तरीके से सुनने के लिए बनाई गई हैं। इनका मकसद रिवायती अदालतों पर बोझ कम करना और माहिराना फैसले देना है। ये ट्राइब्यूनल्स कोई आम अदालतें नहीं हैं। इनकी सरबराही एक तजर्बागार जज करते हैं, लेकिन इनके साथ 2 टेक्निकल माहिरीन भी होते हैं, ताकि फैसले सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि साइंस पर भी मबनी हों। और सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ एजेंसियां बल्कि कोई भी मुतासरा शहरी बराह रास्त इनके पास जा सकता है, और इनके इख्तियारात वो बहुत वसी हैं। ये जुर्माने लगाने से लेकर पूरे के पूरे मंसूबे को बंद करने का हुक्म भी दे सकते हैं। तो अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, अगर कोई कानून तोड़े तो होता क्या है और ये पूरा निज़ाम चलता कैसे है?
آئیے دیکھتے ہیں کہ قوانین کا نفاذ کیسے ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ کسی بھی قانون کو بامانع بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے توڑنے کی سزا ہو، تو اس قانون میں بھی مختلف خلاف ورزیوں کے لیے واضح سزائیں، جرمانے اور قید تک سب کچھ متعین کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فیکٹری مقررہ حد سے زیادہ آلودگی پھیلائے تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں سمجھا جاتا، اس کی سزا 2 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اور اگر جرم اس سے بھی سنگین ہو، جیسے کہ خطرناک کیمیائی فضلہ غیر قانونی طور پر ملک میں لانا، تو سزا بھی اتنی ہی سخت ہو جاتی ہے، یعنی 5 سال تک قید۔ یہاں تک کہ اگر کوئی منصوبہ بغیر ماحولیاتی منظوری کے شروع کر دیا جائے تو اسے بھی قانون بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور اس کی سزا 3 سال تک قید ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو جرمانے اور فیسیں وصول کی جاتی ہیں یہ جاتی کہاں ہیں؟ یہ سب ایک مخصوص فنڈ میں جمع ہوتی ہیں جسے پائیدار ترقی فنڈ یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ کہا جاتا ہے، اور اس فنڈ کو ماحولیاتی منصوبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اسے واپس ماحول پر ہی خرچ کیا جاتا ہے، تحقیق پر، عوامی آگاہی مہموں پر، ٹریننگ پر اور نئے منصوبوں پر۔ مطلب قانون توڑنے والوں سے ہی پیسہ لے کر ماحول کو بہتر بنانے پر لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا خود کو برقرار رکھنے والا ایک سیلف سسٹیننگ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس ایک بہت مضبوط اور جامع قانونی نظام موجود ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کاغذ پر موجود ان بہترین قوانین کو حقیقی دیرپا ماحولیاتی تحفظ میں کیسے بدلا جائے؟ آخر اس کی چابی کیا ہے؟